हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक अध्ययन का अर्थ एवं इसकी परिभाषा। बिल्कुल, आज जानेंगे लैंगिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम लिंग की पहचान जानते हैं। लिंग का पहचान कहने का मतलब कि हम महिलाओं का अध्ययन करते हैं, पुरुषों का अध्ययन करते हैं और क्वीर अध्ययन करते हैं। क्वीर अध्ययन कहने का मतलब कि जो डिफरेंट जेंडर के होते हैं वो सारी चीजें हम लैंगिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आज जानेंगे कि लैंगिक अध्ययन है क्या और इसका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जेंडर स्टडीज। तो आइए जानते हैं लैंगिक अध्ययन के बारे में। तो लैंगिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसमें लिंग आधारित पहचान व विश्लेषण की केंद्रीय श्रेणियों के रूप में लैंगिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत स्त्री अध्ययन, पुरुष अध्ययन तथा LGBT मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, इन सभी का अध्ययन आता है। इस प्रकार यह एक अंतर विषयक अध्ययन है। अंतर विषयक अध्ययन मतलब कि एक से अधिक विषय को जब एक ही सब्जेक्ट में पढ़ाया जाए। तो लैंगिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम स्त्री अध्ययन, पुरुष अध्ययन और LGBT अध्ययन को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे अंतर विषयक अध्ययन भी कहते हैं, जिसमें सेक्स आधारित दृष्टिकोण भी निहित रहता है। लैंगिक अध्ययन को परिभाषित करते हुए अन्ना ओकले ने लिखा है कि सेक्स का अर्थ पुरुषों एवं महिलाओं का जैविकीय विभाजन है, अतः जबकि जेंडर का अर्थ स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व के रूप में समानांतर और सामाजिक रूप में असमान विभाजन है। अतः जेंडर की अवधारणा महिलाओं और पुरुषों के मध्य सामाजिक रूप से निर्मित भिन्नता के पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करती है। ठीक है, यहाँ पर अमेरिकन विचारक और जेंडर सिद्धांतकार जूडिथ बटलर के अनुसार जेंडर का संबंध समाज द्वारा स्वीकृत क्रियात्मक उपलब्धियों से है, या यह कहे कि यह एक ऐसी शैली है जो समाज द्वारा निर्धारित संकेतों, आंदोलनों तथा अधिनियमों के गठन के तरीके के रूप में देखी जा सकती है। ओके, फेमिनिस्ट विद्वानों के अनुसार लिंग को पुरुष स्त्री विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे सुप्रसिद्ध विचारक पेपनिक के शब्दों में लिंग स्त्री पुरुष से संबंधित है, जो पुरुष की भूमिकाओं को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करता है, और पुरुष के विशेषाधिकारों से संबंधित है। सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक आधार पर लिंग समानता शक्ति संबंधों का कार्य तथा असमानता का सामाजिक संगठन है। ओके, तो सन 1970 से पूर्व लैंगिक अध्ययन के अंतर्गत लिंग को केवल स्त्री एवं पुरुष में जैविकीय भिन्नता के रूप में ही देखा जाता था तथा पुरुषत्व और स्त्रीत्व के विषय में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विचार रूढ़िवादिता से ग्रस्त थे। परंतु सन 1970 के आसपास लैंगिक अध्ययन में समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने से यह अवधारणा उत्पन्न हुई कि लिंग तथा महिलाओं व पुरुषों की भूमिका संबंधी विचारों में भिन्न भिन्न संस्कृति के कारण बहुत बड़ा अंतर है। संरचनात्मक स्तर पर घरेलू श्रम विभाजन संबंधी अध्ययनों में भी स्त्री व पुरुष के मध्य काम का वितरण की बड़ी असमानता दिखाई गई थी। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि सामाजिक लिंग के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। वेरियस डायमेंशंस ऑफ जेंडर। लिंग संबंधी विभिन्न आयामों को समझने के लिए निम्नलिखित तत्वों की जानकारी आवश्यक है। तो पहला पॉइंट है नारी शरीर। नारी शरीर के बारे में कई विद्वानों के अलग अलग तर्क हैं। विद्वानों के द्वारा नारी के शरीर को अमूर्त, सार्वभौमिक एवं सारत्व कहा गया है। यही नहीं, उसके विभिन्न प्राणी शास्त्रीय आयामों को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है, जबकि इसके विपरीत नारी शरीर को समाज में सांस्कृतिक अर्थ प्रदान किए जाते हैं। समाज द्वारा नारी शरीर को सांस्कृतिक वस्तु की श्रेणी में रखा जाता है, जिस कारण कभी कभी विरोधाभासी अर्थ निकल जाते हैं। उसके शरीर के अनेक
अर्थ लगाए जाते हैं। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग अपने अपने अर्थ लगाते हैं। उदाहरण के रूप में हम जैसे देख सकते हैं कि छोटी बालिका के शरीर का अर्थ एक किशोरी के शरीर के अर्थ से भिन्न लगाया जाता है। इसी प्रकार एक विवाहित नारी के शरीर के भी विभिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि नारी के शरीर का अर्थ एक व्यापक उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ा होने के कारण नारी के शरीर को न केवल नियंत्रित किया जाता है अपितु उसे वंशीकृत करके उसके शरीर के आंकड़ों को भी मापा जाता है। यही नहीं, नारी के विभिन्न अंगों जैसे कमर, उनका नितंब एवं उरोजो, इन सभी को अलग अलग मापदंड निर्धारित करके व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है समाज में लिंग केंद्रीयता। वर्तमान समाज की व्यवस्था का यह एक प्रमुख अंग है। इसके द्वारा नारी के शरीर को एक ऐसी वस्तु बना दिया गया है जिसका उपयोग एवं उपभोग समाज की इच्छा अनुसार किया जा सकता है। एक लेखक के अनुसार लिंग का सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेद संस्थागत होता है और यह भेद सार्वभौमिक है। इस भेद को प्रकट करने की विधियां भिन्न भिन्न देशों एवं काल में भिन्न है, किंतु प्रत्येक समाज में केवल महिलाओं ने ही इसके दुष्परिणामों को भोगा है। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, स्त्री अपने पुरुष साथी की अपेक्षा अधिक काम करके भी परिवार एवं समाज में वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाती जिसकी वजह से वह अधिकारिणी हो। भारत में आज भी कुछ ऐसी जातियां एवं जनजातियां विद्यमान हैं जिनमें पुरुष तो आराम करते हैं और उनकी स्त्रियां पूरे दिन घर गृहस्थी संभालने के अतिरिक्त खेतों पर व अन्य आर्थिक कार्यों में भी लगी रहती हैं। अपने संपूर्ण परिवार का भरण पोषण भी स्त्रियां करती हैं। ओके, तो ये है सेकंड पॉइंट, समाज में लिंग केंद्रीयता। तो ये हमारे समाज में देखा जाए तो पुरुष को ज्यादा केंद्रीय माना जाता है और स्त्री को उतनी महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है समाज में पुरुष वर्ग की लाभप्रद अवधारणा। पुरुष वर्ग समाज में सदैव ही लाभ की स्थिति में रहा है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनेक विकास परक कार्यक्रमों का भी लाभ पुरुष वर्ग को ही प्राप्त होता है। अधिक महिलाओं को तो इस संदर्भ में जानकारी ही नहीं हो पाती और न ही उनमें इतनी अधिक जागरूकता होती है कि वे इन कार्यक्रमों का लाभ स्वतंत्र रूप से उठा सके। अगर उन्हें जानकारी भी हो जाती है, वो इसे करना भी चाहती हैं, तब पर भी उन्हें घर परिवार में काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, बहुत रोक टोक किया जाता है, जिसके कारण वो स्वतंत्र रूप से इस कार्य को नहीं कर पाती हैं। ठीक है, समाज में परिवार रूपी संस्था ने भी पुरुष, स्त्री एवं बच्चों को एक परस्पर आबद्ध इकाई के रूप में निर्मित किया है। यही नहीं, परिवार द्वारा लिंग संबंधी स्तर भी प्रदान किए गए हैं और इस संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण करते समय महिलाओं को परिवार द्वारा निम्न ऊर्जा प्रदान किया गया है। यही कारण है कि समाज में उनकी दशा शोचनीय स्तर पर पहुंचकर दुर्गति को प्राप्त हुई है। ओके, तो अगला पॉइंट है लिंग संबंधी आधुनिक एवं परंपरागत अवधारणा। आधुनिक समाज की वर्तमान स्थिति में मध्यम वर्ग की महिलाएं आजकल नए नए पेशों, उद्यमों एवं नई नई वृत्तियों से जुड़ रही हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो आजकल की महिलाएं हैं अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं, जबकि परंपरागत समाज के संस्थागत ढांचे में महिलाओं को अपने परिवार एवं समाज में अपेक्षित, उचित एवं महत्वपूर्ण स्थान अभी तक नहीं मिला है। पुरुष समाज द्वारा आज भी महिलाओं के प्रति आधुनिक एवं परंपरागत अपेक्षाओं के कारण पुरुष का स्त्री की शारीरिक सुंदरता के प्रति दृष्टिकोण अपरिवर्तित है। आज भी देखा जाए तो स्त्री की जो शारीरिक सुंदरता के प्रति जो भी दृष्टिकोण है पुरुष का या फिर हमारे समाज का, वो अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि गोरे लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उन्हें अधिक सुंदर माना जाता है, लेकिन जो सांवले होते हैं या काले होते हैं उन्हें अधिक इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। आज भी महिला वर्ग से यह अपेक्षा की जाती है कि नारी पुरुष के लिए या फिर पुरुष के अकॉर्डिंग सजे धजे, ठीक है, अपने शारीरिक सौंदर्य को परिभाषित एवं परामर्जित करे। आजकल साहित्य,
पत्रिकाओं, टीवी, समाचार पत्रों में भी महिलाओं को एक ग्लैमरस लुक देने के लिए या फिर रोमानी छवि प्रदान करने का कोशिश किया जाता है। ये सारी चीजें उन्हें दिखाई जाती है कि आपको ग्लैमरस कैसे दिखना है, ठीक है, गोरा कैसे होना है। आप सब ये सब एड में देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। नारी के शरीर को एक वस्तु के रूप में प्रचारित एवं प्रसारित करने का कार्य आज भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्रीम के बारे में बताया जाता है कि आप ये क्रीम लगाइए, इतने सौंदर्य बनिए, ये लगाइए, वो लगाइए। उद्योग, मीडिया एवं पूंजीवादी बाजार की शक्तियों द्वारा जारी है। इस प्रकार बहुत ही चतुराई के साथ समाज में नारी की रचनात्मक, सृजनात्मक एवं बौद्धिक प्रक्रिया को नकार दिया गया है और उसकी एवं बौद्धिक प्राणी ही नहीं अपितु एक देह, एक जिस्म, एक वस्तु, एक भोग्य पदार्थ, एक खिलौने की तरह परिभाषित, प्रचारित एवं स्थापित करके नारी की शक्तियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। ओके, तो ये 4th पॉइंट था हमारा लिंग संबंधित आधुनिक एवं परंपरागत अवधारणा है। तो देखिए, परंपरागत अवधारणा जो पहले के टाइम पे स्त्रियों को तो वैसे भी पुरुषों से काफी नीचे देखा जाता है, उन्हें बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। लेकिन आज आधुनिक समय में भी कुछ खास परिवर्तन नहीं आया है। ओके, इसलिए जरूरी है कि हमारे समाज में प्रत्येक बालक को या फिर प्रत्येक छात्रों को यहाँ पे लैंगिक अध्ययन कराया जाए, जिससे कि उन्हें ये जो रूढ़िवादिता है इन सबको मिटाया जा सके। ओके, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है समाज में व्याप्त लैंगिक विभिन्नताएं। आधुनिक युग के वर्तमान समाज में भी ऐसे बहुत से रीति रिवाज, तौर तरीके, संस्थाएं, अभिवृत्तियां तथा संस्थागत वैचारिक विभिन्नताएं विद्यमान हैं, जिनके द्वारा बहुत ही चतुराई के साथ महिलाओं पर अनेक लांछन लगा दिए जाते हैं। एक परंपरागत समाज में विधवाओं की स्थिति, बिन ब्याही माँ की स्थिति, तलाकशुदा स्त्रियों की स्थिति, वैश्यों एवं महिलाओं की उनकी स्थिति बहुत ही घृणास्पद या फिर बहुत ही दुख भरी है, क्योंकि इन्हें बलात्कार अब जो अकेली स्त्री होती है, ठीक है, विधवा स्थिति है, स्त्री है, तो क्या हो रहा है, उसका पति साथ में नहीं है, बिन ब्याही माँ है, उसके साथ कोई पुरुष नहीं है, वैश्या है, महिलाओं की स्थिति, ये सब इसलिए घृणास्पद हो जाती है क्योंकि जो पुरुष होते हैं उन्हें अकेला समझकर या फिर उन्हें कमजोर समझकर बलपूर्वक उनका बलात्कार कर देते हैं। ऐसी महिलाओं की स्थिति दूसरी महिलाओं अथवा उपपत्नी या फिर रखैल की स्थिति आदि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो महिलाओं पर हुए अत्याचारों एवं पुरुषों की दोहरी मानसिकता के कारण ये सारे हैपनिंग होते हैं। इसी संदर्भ में इन प्रतिबंधों के द्वारा समाज में महिलाओं के मस्तिष्क में एक प्रकार की हीन भावना भली प्रकार भर दी जाती है। एक लेखक ने सत्य ही लिखा है कि महिलाओं की बहुत सी शारीरिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के लिए पुरुष वर्ग ही जिम्मेदार है, जैसे विधवा होना, बिन ब्याही माँ बनना, बांझ होना, उपपत्नी या रखैल होना। लेकिन पुरुष प्रधान समाज के होने के कारण भी सभी नियम पुरुष वर्ग द्वारा संचालित किए जाने के कारण सभी बातों के लिए महिलाओं को ही दोषी माना जाता है। उन्हें इन बातों के लिए दंड दिया जाता है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। ओके, तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लिंग को सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनों की स्थिति के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। लिंग के आधार पर स्त्री तथा पुरुषों के मध्य व्याप्त विभिन्नताएं सामाजिक असमानता के संगठन से संबंधित है। समाज में स्त्री को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर प्राणी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस पर विचार करने के लिए लिंग की अवधारणा का विकास किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लैंगिक अध्ययन अच्छे से समझ में आया होगा और हमने इसकी परिभाषा भी देखी और साथ ही साथ इसके डायमेंशंस देखे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।